वेलकम बैक टू माय चैनल पीसी एजुकेशन वर्ल्ड। आज की वीडियो होने वाली है एक साइकोलॉजी की मैराथन क्लास, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत हेल्प करेगी आने वाली शिक्षक भर्तियों के लिए। जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं शिक्षक भर्तियों के लिए, उनमें ये क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, इनसे रिलेटेड देखने को मिलते हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस को लगभग उठा करके उसमें एग्ज़ाम्स में दे दिया जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और अपनी जो नॉलेज है उसको और बढ़ाएंगे। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। जो ये वीडियो है इसमें हम साइकोलॉजी के कुछ पेडागोजिकल क्वेश्चंस भी करेंगे और जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जैसे कि प्याजे के हुए, नोम चॉम्स्की के हुए और एल्बर्ट बैंडूरा वगैरह के जो सिद्धांत हैं उन सभी के एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं, उनको हम इसमें फोकस करेंगे। आज का जो पहला प्रश्न है वो है, प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा जो होता है अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है। जीन प्याजे ने कुल 4 अवस्थाएं बताई थी संज्ञानात्मक विकास की। अब प्याजे बोल रहा है कि इस प्रश्न में कि वह अवस्था कौन सी है जिसमें बच्चा जो है अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक यानी तर्कपूर्ण रूप से चिंतन करना आरंभ कर देता है। ऑप्शन 1 है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये अवस्था होती है 7 से 11 साल तक की। ऑप्शन 2 औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से ऊपर। ऑप्शन 3 है संवेदी प्रेरक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज इसको बोलते हैं। सबसे प्रथम अवस्था ये होती है जन्म से लेकर 2 वर्ष तक चलती है। इसके बाद आती है नंबर 4 पर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कि 2 से 7 वर्ष तक। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो होती है जो 11 साल से ऊपर तक होती है, उसमें जो बच्चा होता है वो अमूर्त जो संकल्पनाएं होती है उनके विषय में तार्किक रूप से चिंतन करना आरंभ कर देता है। ये प्याजे के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और प्याजे का जो क्वेश्चन है वो जरूर आता है, कोई भी शिक्षक भर्ती हो, इसके बिना तो जो शिक्षक भर्ती होती है वो अधूरी होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है। ऑप्शन 1 है अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। ऑप्शन 2 अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। ऑप्शन 3 है अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है। ऑप्शन 4 अधिगम एक लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी विशेषता नहीं है अधिगम की। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन 1 अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, यह इसकी विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है, सीखने की तत्परता की ओर संकेत करती है, यानी कि सीखने की जो तत्परता है किसकी ओर संकेत करती है। थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम। ऑप्शन 2 है शिक्षार्थियों का सामान्य योग्यता स्तर। ऑप्शन 3 सीखने के साध्यात्मक में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर। ऑप्शन 4 सीखने के कार्य की प्रकृति को संतुष्ट करना। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा से कहती है सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों जो जिनको असाइनमेंट्स बोलते हैं, प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी
अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके। अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। वह कोहलबर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही है? ऑप्शन 1 है औपचारिक चरण, औपचारिक चरण के कानून व्यवस्था की तरफ। ऑप्शन 2 पर औपचारिक चरण। ऑप्शन 3 पूर्व औपचारिक चरण, या फिर ऑप्शन 4 है पूर्व औपचारिक चरण की जो उप अवस्था है 2 व्यक्तिगतता और विनिमय। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन 1 औपचारिक चरण जो होता है उसकी 4th अवस्था होती है कानून और व्यवस्था। अगला प्रश्न है, एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने और समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा खालिस्तान का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन 4 डिसलेक्सिया। यहां से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैलकुलिया वगैरह में से एक प्रश्न जरूर देखने को मिलता है। जो पढ़ने और लिखने से संबंधित जो पढ़ने और समझने से संबंधित जो समस्या होती है वो होती है डिसलेक्सिया। डिसकैलकुलिया होती है मैथ से रिलेटेड, संख्याओं को समझने में, जमा घटा गुणा भाग करने में जो समस्या आती है वो होती है डिसकैलकुलिया, जो कि संबंधित होती है गणित से। एक होती है डिसग्राफिया, डिसग्राफिया होता है लिखने से संबंधित। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? ऑप्शन 1 है मिश्रित कर्व, ऑप्शन 2 है नतोदर कर्व, ऑप्शन 3 है उनतोदर यानी कि उत्तल, ऑप्शन डी है लंबवत। जो लंबवत है यही इसका सही आंसर है, और यही जो लंबवत है कर्व होता है यह अधिगम का कर्व नहीं है। अगला प्रश्न है, सीखने के अंतःदृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? ऑप्शन 1 गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी, ऑप्शन 2 पावलोव, ऑप्शन 3 प्याजे, ऑप्शन 4 वाइगोत्स्की। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन 1 गेस्टाल्टवाद। जो गेस्टाल्टवादी थे उन्होंने सीखने के सिद्धांत का अंतःदृष्टि सिद्धांत का उन्होंने अंतःदृष्टि सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन 1 हल ने, ऑप्शन 2 थॉर्नडाइक ने, ऑप्शन 3 हैगार्टी ने, ऑप्शन 4 है स्किनर। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन 4 क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत था वो दिया था बीएफ स्किनर ने। अगला प्रश्न है, एल्बर्ट बैंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? यहाँ से एक प्रश्न एक और बनता है कि एल्बर्ट बैंडूरा जो थे उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? जो एल्बर्ट बैंडूरा थे उन्होंने सिद्धांत दिया था सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा सही है। इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1 है खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ऑप्शन 2 है बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण यानी कि मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है, अगला है अनसुलझा संकट बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है, लास्ट का ऑप्शन है ऑप्शन 4 संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है, गलत है। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन 2
बच्चों के सीखने के लिए मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। जो एल्बर्ट बंडूरा थे उन्होंने कहा था कि बच्चा जो सीखता है वो सीखता है मॉडलिंग से, यानी कि जब कोई ऐसी कंडीशन होती है, ऐसी स्थिति हमारे सामने होती है कि हमें यह पता नहीं होता कि हमें क्या करना है, तो उस कंडीशन में हम देखते हैं कि जब हमसे जो हमारे जो बड़े थे या हमारा कोई दोस्त था, हमारा भाई था, बहन थी, उनके ऊपर जब ऐसी कंडीशन थी उनके सामने, तो उन्होंने उस टाइम क्या किया था, तो उनकी हम नकल करते हैं, उनकी हम मॉडलिंग करते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन 2। बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण यानी कि जो मॉडलिंग है वो एक मुख्य तरीका है। जो बंडूरा थे ये मानते थे कि मॉडलिंग के माध्यम से बच्चे सीखते हैं। अगला प्रश्न है, जीन प्याजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को किसके रूप में वर्णित करते हैं? ऑप्शन 1 है उद्दीपक अनुक्रिया संबंध, ऑप्शन 2 विकास का समीपस्थ क्षेत्र, ऑप्शन 3 है स्कीमा या मनोबंध, ऑप्शन 4 है मनोवैज्ञानिक उपकरण। इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन 3 स्कीमा। अगला प्रश्न है, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंधित है? ऑप्शन 1 है सीखने का सादृश्यता नियम, ऑप्शन 2 है सीखने का प्रभाव का नियम, ऑप्शन 3 सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम, या फिर ऑप्शन 4 है सीखने का तत्परता का नियम। प्रश्न है, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन 2 सीखने के प्रभाव का नियम। अगला प्रश्न है, जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों के सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है तो यह क्या कहलाता है? ऑप्शन 1 है अधिगम का शून्य स्थानांतरण, ऑप्शन 2 अधिगम का निरपेक्ष स्थानांतरण, ऑप्शन 3 है अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण, ऑप्शन 4 अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण। जब हम कोई कार्य को सीखते हैं और उसमें जो हमारा पूर्व ज्ञान है बिल्कुल सहायता नहीं करता है या फिर उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो वो होता है शून्य का अधिगम का शून्य स्थानांतरण। ठीक इसी प्रकार यदि मान लो पहले हमने साइकिल चलाना सीखा और उसके बाद हम सीख रहे हैं बाइक चलाना, लेकिन जब हम बाइक चलाते हैं तो हमें पता चल रहा है कि जो हमारा पूर्व ज्ञान है वो यानी कि जो हमने साइकिल चलानी सीखी थी वो हमें यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो इस प्रकार जब पहले सीखा गया कार्य बाद में सीखे गए जो बाद में कार्य सीखते हैं उसमें जब परेशानी उत्पन्न करता है, समस्या उत्पन्न करता है, तो वहाँ पर होता है नकारात्मक स्थानांतरण। और जो पहले सीखा हुआ ज्ञान बाद में जब हम ज्ञान सीख रहे होते हैं उसमें हेल्प करता है, तो वो होता है अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण। और जो ये इसका ये था, और ये है नकारात्मक स्थानांतरण तब होता है जब पहले सीखा गया ज्ञान बाद में सीखे ज्ञान में दिक्कत देता है, यानी कि परेशानी डालता है। अगला प्रश्न है, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। ऑप्शन 1 है सीखने की विधियां, ऑप्शन 2 सीखने में स्थानांतरण, ऑप्शन 3 सीखने में पठार, या फिर सीखने में रुचि। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन 2 सीखने में स्थानांतरण। अगला प्रश्न है, अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चों की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन 1 है
व्यक्ति अध्ययन यानी कि केस स्टडी। ऑप्शन 2 है घटनावृत्त अभिलेख, वास्तविक रिकॉर्ड जिसको बोलते हैं। ऑप्शन 3 है व्यवहार रेटिंग स्केल। ऑप्शन 4 संरचित व्यवहारप्रक अवलोकन। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन 4 संरचित व्यवहारप्रक अवलोकन। अगला प्रश्न है निम्न में से किसे व्यक्तित्व की नैतिकता वाली भुजा कहेंगे? ऑप्शन 1 है इदम, ऑप्शन बी है अहम, ऑप्शन सी प्रायहम, ऑप्शन डी चेतना। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन 3 प्रायहम। प्रायहम जो है वो वह व्यक्तित्व की नैतिकता वाली भुजा होती है, यानी कि सबसे ज्यादा नैतिकता उसी में देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है? ऑप्शंस है ऑप्शन 1 विकास अधिगम से स्वाधीन है। ऑप्शन 2 अधिगम एवं विकास समानांतर प्रक्रियाएं हैं। ऑप्शन 3 विकास प्रक्रिया जो है अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। ऑप्शन 4 विकास अधिगम का समानार्थक है। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन 3 विकास की जो प्रक्रिया है वो अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। अगला प्रश्न है सीखने से संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था? ऑप्शन 1 है बिल्ली पर, ऑप्शन 2 कुत्ते पर, ऑप्शन 3 बंदर पर, या फिर ऑप्शन 4 चूहे पर। सीखने से संबंधित प्रतिक्रिया सिद्धांत में जो पावलोव ने प्रयोग किया था वो किया था कुत्ते पर। अगला प्रश्न है एनसीएफ से, एनसीएफ 2005। यहां से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। प्रश्न है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी कि एनसीएफ 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में क्या है? क्या अधिगम अपने स्वभाव में निष्क्रिय और सरल है, या फिर सक्रिय और सामाजिक है, या फिर ऑप्शन 3 निष्क्रिय और सामाजिक है, या फिर सक्रिय और सरल है? इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन 2 जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में सक्रिय और सामाजिक है। अगला प्रश्न है वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं? जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 है खोजपूर्ण अधिगम, ऑप्शन 2 है समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD, ऑप्शन 3 है पार्ड स्कैफोल्डिंग ढांचा, ऑप्शन 4 है अंतःक्रिया अंतःव्यक्तिनिष्ठता। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन 3 ढांचा है स्कैफोल्डिंग। अगला प्रश्न है कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जो कोहलबर्ग थे यहाँ से प्रश्न बनता है कि कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया था? कोहलबर्ग ने दिया था नैतिक विकास का सिद्धांत और इन्होंने 3 स्तर अपने बताए थे। टोटल इन्होंने 3 स्तर बताए थे प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। फिर इन्होंने जो ये 3 स्तर जो बताए थे इन 3 स्तरों के तीनों में 2-2 उपस्तर भी बताए थे, यानी कि 3 अवस्थाओं के हर
एक अवस्था की 2 उप अवस्थाएं भी इन्होंने बताई थी। प्रश्न है, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन 1 है सहयोग की नैतिकता, ऑप्शन 2 है नैतिक तर्कना, ऑप्शन 3 है नैतिक यथार्थवाद, या फिर ऑप्शन 4 है नैतिक दुविधा। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन 2 नैतिक तर्कना। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? ऑप्शन 1 है अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, ऑप्शन 2 समान अवयव का सिद्धांत, ऑप्शन 3 है ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत, या फिर ऑप्शन 4 सामान्यीकरण का सिद्धांत। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन 3 ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत। अगला प्रश्न है सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं? कोई सीखी हुई बात को याद रखने या पुनः याद रखने की असफलता को क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 है कल्पना, ऑप्शन 2 स्मृति, ऑप्शन 3 विस्मृति, ऑप्शन 4 ध्यान। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन 3 स्मृति विस्मृति। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? ऑप्शन 1 है प्रेरणा की सीमा, ऑप्शन 2 विद्यालय का सहयोग, ऑप्शन 3 शारीरिक सीमा, ऑप्शन 4 ज्ञान की सीमा। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन 2 विद्यालय का सहयोग। अगला प्रश्न है सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। यह कथन किसका है? ऑप्शन 1 है होलिंगवर्थ का, ऑप्शन 2 गेट्स एवं अन्य का, ऑप्शन 3 बीएफ स्किनर, ऑप्शन 4 है रॉस। इसका जो सही उत्तर है वो है रॉस। ये बात कही थी रॉस ने। अगला प्रश्न है कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं? ऑप्शन 1 छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करना, ऑप्शन 2 उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति कराना, ऑप्शन 3 है उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना, या फिर ऑप्शन 4 गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम विधियों का अनुप्रयोग करना। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन 3 उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना। अगला प्रश्न है किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है? ऑप्शन 1 है विलियम जेम्स, ऑप्शन 2 स्किनर, ऑप्शन 3 एबिंगहॉस, ऑप्शन 4 है बोर्टलेट। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन 3 एबिंगहॉस जो थे उन्होंने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है? ऑप्शन 1 अनुकरण, ऑप्शन 2 अभिप्रेरणा, ऑप्शन 3 स्कूल का बस्ता, ऑप्शन 4 पुरस्कार। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन 3 स्कूल का बस्ता जो है वो अधिगम में सहायता नहीं करता है। बल्कि एनसीएफ 2005 में तो इतना भी कहा गया है कि बच्चे को जो शिक्षा देनी है वो बिना किसी बोझ के देनी है, यानी कि जो बस्ते का जो बोझ है वो बच्चे पर नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का सिद्धांत है? ऑप्शन 1 है लोमार्क का, ऑप्शन 2 है हैरिसन का, ऑप्शन 3 डार्विन, ऑप्शन 4 मैकडोगल का। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन 3 डार्विन। अगला प्रश्न है व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है
यह किसने कहा? अधिगम की यह परिभाषा है, यहाँ बताना है कि यह परिभाषा किसने दी थी या फिर ये कथन जो था किसने बोला था। ऑप्शन 1 है गिलफोर्ड, ऑप्शन 3 है, ऑप्शन 2 है वुडवर्थ, ऑप्शन 3 है क्रो एंड क्रो, ऑप्शन 4 बीएफ स्किनर। इसका जो सही उत्तर है वह ऑप्शन 1 गिलफोर्ड। गिलफोर्ड ने कहा था कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। अगला प्रश्न है, अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है? ऑप्शन 1 आनुवांशिकता, इससे होती है भाई प्रभावित। ऑप्शन 2 है वातावरण, इससे भी प्रभावित होती है। ऑप्शन 3 है प्रशिक्षण, ट्रेनिंग यानी कि ट्रेनिंग, इससे भी प्रभावित होती है। ऑप्शन 4 है राष्ट्रीयता, नेशनलिटी। यही इसका सही उत्तर है। जो अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती वो है राष्ट्रीयता। अगला प्रश्न है, अंधस्मरणन यानी कि ब्लाइंड मेमोराइजेशन कहलाता है? ऑप्शन 1 सस्वर पाठ, ऑप्शन 2 रटने द्वारा अधिगम, रटने द्वारा अधिगम, ऑप्शन 3 है अर्थपूर्ण अधिगम, या फिर ऑप्शन 4 पुनरावृत्ति। जो इसका सही उत्तर है वह ऑप्शन 1 सस्वर पाठ। अगला प्रश्न है, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है? किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसका है? डीएसएसबी और केवीएस में ऐसे प्रश्न बहुत देखने को मिलते हैं और रीट में भी ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं। ऑप्शन 1 है डेमविल का, ऑप्शन 2 है रॉस का, ऑप्शन 3 मन का, या फिर ऑप्शन 4 मैकडुगल का। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन 1 डेमविल का। अगला प्रश्न है, सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है, यह किसका कथन है? ऑप्शन 1 है हरलोक का, ऑप्शन 2 टीपी नन का, ऑप्शन 3 मैकडुगल का, या फिर ऑप्शन 4 है रॉस का। इसका जो सही उत्तर है वह ऑप्शन 1 हरलोक। अगला प्रश्न है, किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है? ऐसा कौन सा मनोवैज्ञानिक था जिसने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया? ऑप्शन 1 है थॉर्नडाइक, ऑप्शन 2 है पावलोव, ऑप्शन 3 स्किनर, ऑप्शन 4 है गुथ्री। इसका जो सही उत्तर है वह ऑप्शन 4 गुथ्री जो थी, इन्होंने पुरस्कार को महत्व नहीं दिया। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का पुनर्बलन अधिगम व्यवहार को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए अधिक कारगर है? ऑप्शन 1 है सतत पुनर्बलन रेनफोर्समेंट, ऑप्शन बी है आंशिक पुनर्बलन, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, ऑप्शन 4 यानी ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी आंशिक पुनर्बलन। जो आंशिक पुनर्बलन है वो अधिगम व्यवहार को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए अधिक कारगर है। अगला प्रश्न है, बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होता है, कब होता है भाई? जब बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होता है, या फिर ऑप्शन बी पढ़ने लिखने एवं गणितीय कुशलताओं पर ही बल होगा, या फिर ऑप्शन 3 है ऑप्शन सी शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को निष्क्रिय रखेगा, यानी कि शिक्षक जो है वो एक्टिव रहेगा और जो शिक्षार्थी यानी कि जो बच्चा है वो निष्क्रिय रहेगा। ऑप्शन 4 है शिक्षण व्यवस्था एकाधिकारवादी होगी। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन 1 बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली उस समय होता है जब बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा
मनोचालक पक्षों का विकास होता है। अगला प्रश्न है, वॉटसन ने 11 माह के शीश पर लिटिल एल्बर्ट नामक प्रयोग किया। यह प्रयोग अधिगम के किस सिद्धांत पर आधारित है? जेबी वॉटसन थे, उन्होंने 11 माह के एक शिशु पर अध्ययन किया था जिनका नाम था लिटिल एल्बर्ट। यह अधिगम के किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन 1 है अनुबंधन, ऑप्शन 2 है प्रेक्षणात्मक अधिगम, ऑप्शन 3 है संज्ञानात्मक अधिगम, ऑप्शन 4 है अव्यक्ति अधिगम। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन 1 अनुबंधन। अगला प्रश्न है, कौशल सीखने की पहली अवस्था है, यानी कि स्किल सीखने की पहली अवस्था कौन सी है? ऑप्शन 1 है यथार्थता, ऑप्शन बी कल्पनाशीलता, ऑप्शन सी समन्वय, ऑप्शन डी है अनुकरण। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन 4 अनुकरण जो है वो कौशल सीखने की पहली अवस्था होती है। अगला प्रश्न है, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? ऑप्शन 1 है अक्षरों एवं शब्दों के मध्य साहचर्य से, ऑप्शन 2 है वाक्यों के निर्माण से, या फिर ऑप्शन 3 है शब्दों के निर्माण से, या फिर ऑप्शन 4 है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन 1 अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से हमें नई भाषा सीखने के लिए शुरुआत करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। ऑप्शन 1 है सुगमकर्ता की, यानी कि फैसिलिटेटर की, ऑप्शन बी है अनुदेशनकर्ता की, ऑप्शन 3 है प्रशिक्षक की, ऑप्शन 4 है नियंत्रणकर्ता की। जो एनसीएफ 2005 है, एनसीएफ 2005 जो है वो कहता है कि जो शिक्षक है उसकी सिर्फ कक्ष में क्लासरूम में सिर्फ इतनी ही भूमिका होनी चाहिए कि वो बच्चों के लिए एक फैसिलिटेटर के रूप में कार्य करे, यानी कि एक सुगमकर्ता के रूप में कार्य करे। इसलिए इसका सही उत्तर है वह ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है, निम्न में से अनुबंधन की सबसे कम संभावना किस स्थिति में होती है? ऑप्शन 1 विलंबित अनुबंधन, ऑप्शन बी है सहकालिक अनुबंधन, ऑप्शन सी अवशेष अनुबंधन, या फिर ऑप्शन डी है पश्चगामी अनुबंधन। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन 4 पश्चगामी अनुबंधन। अगला प्रश्न है, हम करके सीखते हैं, किसने कहा? डॉक्टर मेस ने, ऑप्शन बी योगम ने, ऑप्शन सी सिम्पसन, या फिर ऑप्शन 4 है कॉल्सनिक। लर्निंग बाय डूइंग से हम सीखते हैं, यह किसने कहा? ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर है, यह कहा था सिम्पसन ने। अगला प्रश्न है, पुनर्बलन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का भाग है? ऑप्शन 1 है शिक्षण का, ऑप्शन 2 अधिगम का, ऑप्शन 3 है अनुदेशन का, या फिर ऑप्शन 4 है उपरोक्त में से कोई नहीं। जो पुनर्बलन है, पुनर्बलन यानी कि जो रेनफोर्समेंट है, ये संबंधित है अधिगम से। अगला प्रश्न है, व्यवहार का करना पक्ष किस में आता है? व्यवहार का करना पक्ष जो है किस में आता है? ऑप्शन 1 है सीखने के गतिक क्षेत्र में आता है, ऑप्शन बी है सीखने के भावनात्मक क्षेत्र में आता है,
ऑप्शन एक है सीखने के गति क्षेत्र में आता है, ऑप्शन बी है सीखने के भावनात्मक क्षेत्र में आता है, ऑप्शन सी सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में आता है, या फिर ऑप्शन 4 है सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र में आता है। जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन एक, सीखने के गति क्षेत्र में यह आता है। जब हम किसी कार्य को करते हैं उसको कहते हैं करना, और ये आता है सीखने के गति क्षेत्र में। अगला प्रश्न है किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है? ऑप्शन एक है बीएफ स्किनर, ऑप्शन दो जीन प्याजे, ऑप्शन तीन थॉर्नडाइक, ऑप्शन 4 है लेव वाइगोत्स्की। इसका जो सही उत्तर है वह ऑप्शन बी जीन प्याजे। जीन प्याजे के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान का निर्माण करना होता है। अगला प्रश्न है वह गत्यात्मक बल जो बालक के व्यवहार को ऊर्जा देता है और वह सीखने की क्रिया करता है वह क्या है? ऑप्शन एक है लक्ष्य गोल, ऑप्शन बी है प्रेरणा मोटिवेशन, ऑप्शन सी है अवरोध, ऑप्शन डी है सभी विकल्प सही है। इसका जो सही उत्तर है वह ऑप्शन डी सभी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है अधिगम सर्वोत्तम होगा जब बुद्धि होगी या अनुशासन होगा, या फिर ऑप्शन 3 है अभिप्रेरणा होगी, या फिर ऑप्शन 4 अभिवृत्ति होगी। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन 3 अधिगम जो होता है सबसे सर्वोत्तम उस स्थिति में होता है, यानी कि जो बच्चा होता है सबसे ज़्यादा उस समय सीखता है जब वो अभिप्रेरित होता है किसी चीज़ को सीखने के लिए, मोटिवेटेड होता है, मोटिवेशन उसके अंदर होता है, तब वो उस कार्य को अच्छे ढंग से सीख पाता है और जल्दी भी उसको सीख पाता है। अगला प्रश्न है अधिगम की शुरुआत किसी बाधा को दूर करने अथवा नवीन परिस्थितियों में अपने समायोजन को लेकर होती है। इसके माध्यम से व्यवहार में उत्तरोत्तर परिवर्तन होते हैं। यह क्या है? यह जो परिभाषा है किसने कही है? ऑप्शन एक है क्रो एंड क्रो, ऑप्शन बी गेट्स एवं अन्य, ऑप्शन सी वुडवर्थ, या फिर ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन एक क्रो एंड क्रो। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सीखने का सही स्तर है? निम्न में से कौन सा सीखने का सही स्तर है? ऑप्शन एक है तथ्य ज्ञान प्राप्त करना, सूचना, बोध और प्रज्ञान, ऑप्शन बी है सबसे पहले सूचना, फिर सबसे पहले तथ्य, फिर सूचना, फिर बोध, फिर ज्ञान प्राप्ति करना और फिर प्रज्ञान, ऑप्शन 3 है सबसे पहले तथ्य, फिर सूचना, फिर ज्ञान प्राप्ति, यानी कि फिर है बोध और फिर है प्रज्ञान, और सबसे लास्ट में है सबसे पहले तथ्य आता है, फिर बोध, फिर सूचना, फिर ज्ञान की प्राप्ति करना और फिर आता है प्रज्ञान। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन 3, ऑप्शन सी है सीखने का जो सही स्तर है वो है सबसे पहले तथ्य, फिर सूचना, फिर ज्ञान की प्राप्ति करना और फिर बोध, सबसे लास्ट में आता है प्रज्ञान। अगला प्रश्न है जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व क्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? ऑप्शन एक है विचार, यानी कि सोच जो उसमें केंद्रीकरण होता है, ऑप्शन 2 परिकल्पित निगमनात्मक सोच, परिकल्पित निगमनात्मक सोच, ऑप्शन सी है संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता, ऑप्शन 4 अमूर्त सोच का विकास। इसका जो सही उत्तर है वह ऑप्शन एक विचार में विकेंद्रीकरण जो होता है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में देखने को हमें मिलता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि
और विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। ऑप्शन 1 है निरंतरता का सिद्धांत, ऑप्शन 2 वर्गीकरण का सिद्धांत, ऑप्शन 3 समन्वय का सिद्धांत या फिर ऑप्शन 4 है व्यक्तिकता का सिद्धांत। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन 1 निरंतरता का सिद्धांत। अगला प्रश्न है वह अवस्था जो कि माता पिता के 21 गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने में कारण होती है कहलाती है। वह अवस्था जो कि माता के 21 गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण में वह अवस्था जो कि माता के 21 गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है क्या कहलाती है। ऑप्शन 1 है डाउन सिंड्रोम, ऑप्शन 2 क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, ऑप्शन 3 टर्नर सिंड्रोम या फिर ऑप्शन 4 है विल्सन सिंड्रोम। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन 2 क्लीनफेल्टर सिंड्रोम। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है। ऑप्शन 1 है प्रतिबिंबात्मक अवस्था, ऑप्शन 2 अंतःप्रज्ञावस्था, ऑप्शन 3 है क्रियात्मक अवस्था या फिर ऑप्शन 4 संकेतात्मक अवस्था। प्रश्न में पूछा गया है कि ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का अंग कौन सा नहीं है। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन 2 अंतःप्रज्ञा अवस्था जो है ये ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का एक अंग नहीं है। अगला प्रश्न है मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए परितंत्रत रहना संबंधित है। ऑप्शन 1 है किशोरावस्था से, ऑप्शन 2 है प्रौढ़ावस्था से, ऑप्शन 3 पूर्व बाल्यावस्था से या फिर ऑप्शन 4 है उत्तर बाल्यावस्था से। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन 1 किशोरावस्था से। जो मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए परितन रहता है वो होती है किशोरावस्था की अवस्था जिसको बोलते हैं टीनेज 13 से 19 तक। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। ऑप्शन 1 है भविष्य की योजना की सूझबूझ, ऑप्शन 2 है विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, ऑप्शन 3 बढ़ती हुई तार्किक शक्ति या फिर ऑप्शन 4 है काल्पनिक भय का अंत। प्रश्न है निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था यानी कि उत्तर बाल्यावस्था में जो बौद्धिक विकास होता है उसकी विशेषता नहीं है। इसका जो सही उत्तर है वह ऑप्शन 1 भविष्य की योजना की सूझबूझ। अगला प्रश्न है शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं। ऑप्शन 1 है तत्परता, ऑप्शन 2 अभिवृद्धि, ऑप्शन 3 गतिशीलता या फिर ऑप्शन 4 आनुवंशिकता। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन 2 अभिवृद्धि। अगला प्रश्न है सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। यह कथन किसका है। ऑप्शन 1 है हरलोक का, ऑप्शन 2
टीपी नन का, ऑप्शन 3 मैकडूगल का, या फिर ऑप्शन 4 है रॉस का। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन 1 हरलोक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? ऑप्शन 1 है अंडाणु और शुक्राणु, उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट युग, उसके बाद युग्मनज, उसके बाद है ब्लास्टोसिस्ट, फिर अंडाणु और शुक्राणु, और सबसे अंत में युग्मनज। थर्ड ऑप्शन है सबसे पहले ब्लास्टोसिस्ट, उसके बाद युग्मनज, और सबसे लास्ट में अंडाणु शुक्राणु। फोर्थ ऑप्शन है सबसे पहले आता है अंडाणु शुक्राणु, उसके बाद युग्मनज, और सबसे लास्ट में ब्लास्टोसिस्ट। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन 4, सबसे पहले अंडाणु शुक्राणु, उसके बाद युग्मनज, और सबसे अंत में आता है ब्लास्टोसिस्ट। अगला प्रश्न है, किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है? ऑप्शन 1 है थॉर्नडाइक, ऑप्शन 2 पावलोव, ऑप्शन 3 स्किनर, बीएफ स्किनर, ऑप्शन 4 है गुथ्री। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन 4, जो गुथ्री थी उन्होंने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया। अगला प्रश्न है, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? गिरोह अवस्था को गैंग एज के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके ऑप्शंस हैं 16 से 19 वर्ष एवं नैतिकता, ऑप्शन 2 है 3 से 6 वर्ष एवं भाषा, ऑप्शन 3 है 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिकरण, और ऑप्शन 4 है 16 से 19 वर्ष एवं संज्ञानात्मक। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन 3, 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिकरण। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? ऑप्शन 1 सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, ऑप्शन बी कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, ऑप्शन 3 कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, या फिर ऑप्शन 4 है प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। बाल मनोवैज्ञानिक कहता है कि हर एक बच्चा अपने आप में विशिष्ट होता है, हर एक बच्चा अपने आप में स्पेशल होता है। जो बच्चा होता है उसमें वो किसी न किसी रूप से अन्य बच्चों से भिन्न होता है, यही उसकी भिन्नता उसको विशिष्ट बनाती है। इसका जो सही उत्तर है यही ऑप्शन 4 जो है सही उत्तर है कि प्रत्येक बच्चा जो होता है वो विशिष्ट होता है। अगला प्रश्न है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः किससे संबंधित है? ऑप्शन 1 है छात्रों के सर्वांगीण विकास से, ऑप्शन 2 है शैक्षिक संस्थानों के विकास से, ऑप्शन 3 छात्रों के मानसिक विकास से, फिर ऑप्शन डी है छात्रों के पैतृक विकास से। यहाँ पर ऑप्शन 1 तो दिया हुआ है, इसी में ये चारों जो ऑप्शन बाकी के 3 ऑप्शन दिए हुए हैं ये इसी में सम्मिलित हुए पड़े हैं, क्योंकि छात्र के सर्वांगीण विकास के अंदर उसका ऑलराउंड डेवलपमेंट इंक्लूड कर लिया जाता है। उसका शैक्षणिक हो या फिर औपचारिक हो अनौपचारिक हो, इसमें सभी जो विकास है बच्चे का इंक्लूड किया जाता है, शारीरिक मानसिक ऑलराउंड डेवलपमेंट। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन 1, यानी कि छात्रों के सर्वांगीण विकास से।
अगला प्रश्न है, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए, बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करना। ऑप्शन 2 है, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन। ऑप्शन 3 है, व्यक्तिक भिन्नताओं का अध्ययन। ऑप्शन 4 है, उपरोक्त सभी। इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन 4 है, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, बच्चों के सामाजिक विकास में किसका विशेष महत्व होता है? ऑप्शन 1 है खेल का। ऑप्शन 2 बाल साहित्य का। ऑप्शन 3 दिनचर्या का, या ऑप्शन 4 है संचार माध्यम का। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन 1 खेल। जो गेम्स होते हैं वो बच्चे के सामाजिक विकास में विशेष योगदान देते हैं, जिसकी वजह से बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है। अगला प्रश्न है, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? ऑप्शन 1 है अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से। ऑप्शन 2 है वाक्यों के निर्माण से। ऑप्शन 3 है शब्दों के निर्माण से, या फिर ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन 1 अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से। अगला प्रश्न है, विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन 1 है गर्भकाल। ऑप्शन 2 जन्म से। ऑप्शन 3 है जीवन पर्यंत, या फिर ऑप्शन 4 है किशोरावस्था। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी जन्म से। विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है एक बच्चे के जन्म से ही। अगला प्रश्न है, मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, यानी कि मास्टर ग्रंथि के नाम से किस ग्रंथि को जाना जाता है? ऑप्शन 1 है गल ग्रंथि को। ऑप्शन बी है उपगल ग्रंथि को। ऑप्शन 3 है उपवृक्क ग्रंथि को, या फिर ऑप्शन 4 पीयूष ग्रंथि को। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन 4 पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सामान्य बुद्धि बालक प्राय किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं? ऑप्शन 1 है 11 माह। ऑप्शन बी 16 माह। ऑप्शन सी 34 महीने। ऑप्शन डी है 51 महीने। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन 3 34 महीने। जिन बच्चों की बुद्धि सामान्य होती है वो बालक सामान्यतः 34 माह के अंदर बोलना सीख जाते हैं। अगला प्रश्न है, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? ऑप्शन 1 है मनोविश्लेषण विधि। ऑप्शन बी तुलनात्मक विधि। ऑप्शन 3 विकासीय विधि। ऑप्शन 4 है सांख्यिकी विधि। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी विकासीय विधि। जो विकासीय विधि है ये बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि मानी जाती है। अगला प्रश्न है, वह अवस्था जब बालक अपने अभिभावकों के साथ कम आनंदित होता है और संबंधित है उसके किस विकास से? शारीरिक विकास से। ऑप्शन बी मानसिक विकास से। ऑप्शन सी भाषा के विकास से, या फिर ऑप्शन डी है सामाजिक विकास से। इसका जो सही उत्तर है वो है सामाजिक विकास। जब बालक अपने अभिभावकों के साथ कम आनंदित होता है तो वो अवस्था होती है सामाजिक विकास की। जब बच्चे का सामाजिक विकास हो रहा होता है
तो उस समय वह अपने परिवार को कम महत्व देता है और अपने समाज को यानी कि अपने आस पड़ोस को और स्कूल में जो उसके मित्र होते हैं बच्चे के उनको ज़्यादा महत्व देता है और उन्हीं के साथ वो स्वयं को आनंदित महसूस करता है। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के रूप में मुख्य है। ऑप्शन 1 है सामाजिक चेतना का यथेष्ट विकास। ऑप्शन बी बालक व बालिकाओं में एक साथ मिलकर रहने की प्रवृत्ति। ऑप्शन सी 3 है अपनी बाल्यावस्था के ग्रोह से अलग रहना। ऑप्शन डी बाल्यकाल की अंतिम अवस्था में माता पिता से स्वस्थ सामंजस्य। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन 2 यानी ऑप्शन बी बालक व बालिकाओं में एक साथ मिलकर रहने की जो प्रवृत्ति होती है वो बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के रूप में मुख्य होती है। अगला प्रश्न है, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। ऑप्शन 1 है शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैली को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। ऑप्शन बी है शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में। या फिर ऑप्शन सी शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में। या फिर ऑप्शन डी है शिक्षार्थी को क्यों पढ़ाना चाहिए, यह औचित्य स्थापित करने में शिक्षक की सहायता करता है। इसका जो सही उत्तर है वह ऑप्शन 1 शिक्षार्थी की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावित रूप से संबोधित करने में जो विकास के सिद्धांत है वो शिक्षक की सहायता करते हैं। अगला प्रश्न है, मस्तकाधोमुखी एवं निकट से दूर का क्रम किस क्रिया का अंग है। ऑप्शन 1 है चेतना का। ऑप्शन बी है विकास। ऑप्शन सी वृद्धि। ऑप्शन डी संशोधन। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन 4 संशोधन। अगला प्रश्न है, बालक का सामाजिक विकास किससे प्रभावित होता है। ऑप्शन 1 सामाजिक आर्थिक स्तर से। ऑप्शन 2 विद्यालय से। ऑप्शन 3 परिवार से। या फिर ऑप्शन 4 है इन सभी से। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन 4 जो बालक का सामाजिक विकास होता है वो सामाजिक आर्थिक स्तर से भी प्रभावित होता है, विद्यालय से भी प्रभावित होता है और परिवार से भी प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है, शारीरिक विकास का क्षेत्र कौन सा है। ऑप्शन 1 स्नायुमंडल। ऑप्शन 2 स्मृति। ऑप्शन 3 अभिप्रेरणा और ऑप्शन 4 है समायोजन। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन 1 स्नायुमंडल। स्नायुमंडल जो है वो शारीरिक विकास का क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, शिक्षा में विकास को लेकर फ्रोवेल का मुख्य योगदान क्या है। ऑप्शन 1 वाणिज्यिक शिक्षणालय। ऑप्शन 2 है बालवाड़ी। ऑप्शन 3 है पब्लिक स्कूल। या फिर ऑप्शन 4 है लेटिन स्कूल। ये जो प्रश्न है बहुत इम्पोर्टेंट है और फ्रोवेल से संबंधित ये प्रश्न है, लगभग सभी एग्जाम में देखने को मिलता है जितने भी पेपर होते हैं शिक्षक भर्तियों से, सीटेट एस्टेट वगैरह में तो देखने को लगभग मिल ही जाता है। जो फ्रोवेल थे इन्होंने अपना योगदान दिया है बालवाड़ी में। किंडरगार्टन विधि जो थी ये भी इन्होंने ही दी थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यूह रचना संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं मनोगत्यात्मकता के तहत अधिगम उद्देश्यों को पूरी करती है। ऑप्शन 1 है व्याख्यान यानी लेक्चर देना। ऑप्शन 2 है समूह चर्चा, ग्रुप डिस्कशन। ऑप्शन 3 है भूमिका निर्वहन, रोल प्लेइंग। और ऑप्शन डी है अभिक्रमित अनुदेशन। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन 3 भूमिका निर्वहन। अगला प्रश्न है, कक्षा
एक में बच्चों में भाषा कौशल का विकास किस क्रम में होना चाहिए? ऑप्शन 1 है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ऑप्शन 2 है लिखना, पढ़ना, सुनना और बोलना। ऑप्शन सी है सुनना, लिखना, बोलना और पढ़ना। ऑप्शन 4 है लिखना, बोलना, पढ़ना, सुनना। भाषा के 4 कौशल होते हैं। सबसे पहला होता है लिसनिंग यानी सुनना, फिर होता है स्पीकिंग बोलना, फिर आता है रीडिंग यानी कि पढ़ना और सबसे लास्ट में आता है राइटिंग। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये भाषा के कौशल होते हैं जो क्रम से सीखे जाते हैं और यही इनका मनोवैज्ञानिक क्रम होता है सीखने का। बच्चा जो होता है सबसे पहले सुनना सीखता है, उसके बाद बच्चा जो होता है वो बोलना सीखता है, उसके बाद सीखता है पढ़ना और सबसे अंत में सीखता है लिखना। ये भाषा के कौशलों को सीखने का मनोवैज्ञानिक क्रम है। अगला प्रश्न है लड़का के पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम्स कौन से हैं? ऑप्शन ए है XX, ऑप्शन 2 XP, ऑप्शन 3 XY या फिर ऑप्शन 4 CX। जब लड़का पैदा होता है तो उस कंडीशन में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो होते हैं एक X और एक Y। अगला प्रश्न है प्राथमिक शिक्षा में मदद करता है? ऑप्शन 1 बच्चों का सामाजिकरण, ऑप्शन 2 बच्चे का लोकतंत्रीकरण, ऑप्शन 3 पाठ्यक्रम की समझ या फिर ऑप्शन डी है ये सभी। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन 1 बच्चे का सामाजिकरण जो है वो प्राथमिक शिक्षा में मदद करता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन उत्तर बाल्यावस्था का लक्षण है? ऑप्शन 1 है हठी होना यानी कि जिद करना, ऑप्शन बी समय की संकल्पना, ऑप्शन सी सामाजिक संरचना संकल्पना, ऑप्शन डी है वीर पूजा। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन 1 हठी। जो बच्चा होता है वो उत्तर बाल्यावस्था में हठी होता है। अगला प्रश्न है अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से संबंधित है? ऑप्शन 1 बौद्धिक विकास से, ऑप्शन 2 सामाजिक विकास से, ऑप्शन 3 शारीरिक विकास से या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन 1 बौद्धिक विकास से। अगला प्रश्न है बालक के व्यक्तित्व की नींव किस अवस्था में पड़ती है? ऑप्शन 1 है शिशुअवस्था, ऑप्शन 2 गर्भकालीन अवस्था, ऑप्शन 3 है बचपनावस्था या फिर ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन 3 बचपना अवस्था। जो बच्चे के व्यक्तित्व की नींव पड़ती है वो पड़ती है बचपना अवस्था में। ये थी आज की मैराथन क्लास CDP की जो कि बहुत हेल्पफुल है सभी शिक्षक भर्तियों के लिए, जैसे कि CTET हो गया, रीट, STET, MPTET वगैरह जितने भी टेट होते हैं इन सभी में ये क्वेश्चंस जो है काफ़ी हेल्प करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं PC एजुकेशन वर्ल्ड। यहाँ पर आपको शिक्षक भर्तियों से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं और जो भी नई वैकेंसीज आती हैं उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहती है।